Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके समक्ष कंपटीशन लॉ यानी कि प्रतिस्पर्धा कानून का ये कोर्स लेकर आया हूँ। आज हम 7वां मॉड्यूल के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसका जो टॉपिक है वो है संयोजनों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये हमारी कुछ विषय वस्तु है जो हम लगभग अगले 1 घंटे के समय में आपके साथ परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये संयोजन होते क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन जो हैं ये होते क्या हैं। प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 5 के अंतर्गत इनको विस्तृत रूप से डिस्कस किया गया है। देखिए मित्रों, कॉम्बिनेशन भिन्न प्रकार के होते हैं। ये विलय हो सकता है। विलय खुद 3 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्टिकल, जो आप पहले पढ़ चुके हैं अग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम विलय के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। यही चीज़ आप अग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और एक समूह, कॉन्ग्लोमरेट में विलय हो जाना, ये 3 तरह के तो विलय होते हैं। फिर जो है इसमें हम ABC करके कर लेते हैं। 3 तरह के विलय हो गए। फिर उसके बाद हम जो है अधिग्रहण यानी एक्विजिशन की बात करेंगे, समामेलन यानी कि अमेलगमेशन की बात करेंगे, और टेक ओवर की बात करेंगे। ये 4 तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि जो में आपका आकार अगर बड़ा है, मार्केट में अगर आप लीडिंग प्लेयर हैं, मारुति हुआ करती थी या एम्बेसडर हुआ करती थी, DLF है, तो ये जो प्रभुत्व वाली, जो प्रभुत्व का गलत प्रयोग नहीं करें तो कोई ऐसी अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हर कॉम्बिनेशन हमारे लिए बुरा नहीं है। केवल वही कॉम्बिनेशन लिमिट से बड़ा है उसको देखने की आवश्यकता। अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन तो नहीं हो रहा है, कोई मेजर चेंज कंपटीशन पे तो नहीं आ रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। और ये जो हमारे कानून में कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं, इतने करोड़ से ऊपर की कंपनी अगर इतने करोड़ से ऊपर की कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, या उसका विलय हो जाता है, या उसका टेक ओवर हो जाता है, तब इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर हम जो क्या क्या दंड लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती हैं, 9 प्रोविज़न हैं टोटल दंडात्मक, 42 से लेके 48 के बीच में 9 प्रोविज़न हैं। आप कहेंगे 42 से 48 की गिनती तो 7 ही होती है, तो उसमें 2 ऐसे प्रोविज़न हैं 43A और 42A, तो इसलिए जो है ये 9 हो जाते हैं मित्रों। फिर जो ग्रीन चैनल है, कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे आप कस्टम्स में कभी अगर विदेश गए होंगे, अगर आप कुछ ऐसा सामान लेकर आए ही नहीं है जिस पे कस्टम्स ड्यूटी है, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप ही खरीदा है, या आप जो है एक किताब लेकर आए हैं, कोई ऐसा आपने सामान खरीदा ही नहीं है, तो उस पर कस्टम्स देने की आवश्यकता नहीं, आप ग्रीन चैनल के थ्रू आ जाते हैं। ठीक उसी तरह का ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशंस के लिए भी है। कई कॉम्बिनेशंस को कोई परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप बन जाती हैं अगर वो किसी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम की हों। हम ये कुछ वाद पढ़ेंगे जो संयोजन हुए, जो कॉम्बिनेशंस पैदा हुई। एतिहाद और जेट एयरवेज का कॉम्बिनेशन बना, इसको लेके CCI ने आदेश दिया 2013 में। सन फार्मा और रैनबैक्सी का समायोजन हो गया, एक संयोजन बन गया, ये एक ही कंपनी बन गई, इसकी हम चर्चा करेंगे। और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एक समायोजन कर लिया, संयोजन कर लिया, उस पे लेकर जो CCI का ऑर्डर था, जो CCI का आदेश था 2016 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं।
तो हम जो है इसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे उदाहरणों से, जो मॉनेटरी लिमिट्स है उनको लेकर समझाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये कोई इकोनॉमिक्स या गणित की क्लास नहीं है, ये आपका ही पसंदीदा विषय है लॉ, और आपका ही पसंदीदा विषय है कंपटीशन लॉ। तो थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स ना आए। यही ध्यान में रखते हुए कुछ स्लाइड्स को भी हमने चेंज कर दिया है और स्लाइड्स की जगह उनको ब्लैक बोर्ड जैसा बना दिया है या वाइट बोर्ड जैसा बना दिया है। मित्रों, जो संयोजन है इसको परिभाषित किया गया है धारा 5 में। तो इस धारा 5 का हम जो है बहुत गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो एक या एक से अधिक व्यक्ति, समूह, उद्यम यदि अधिग्रहण कर लेते हैं किसी अन्य उद्यम का, किसी अन्य समूह, ना उद्यम का मतलब क्या हुआ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अब ग्रासिम इंडस्ट्रीज की होल्डिंग कंपनी अगर ग्रासिम ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक ग्रुप हो गया, उद्यम का समूह हो गया। रिलायंस ग्रुप है, उसमें रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस टेलीकॉम, भिन्न भिन्न तरह की कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां एक उद्यम हो गई, एक एंटरप्राइज हो गई कंपटीशन लॉ के तहत। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये आपका एक ग्रुप हो गया। RIL ये एक एंटरप्राइज हो गया। इसी कानून की भाषा में अगर हम देखें तो ये एक एंटरप्राइज है और ये एक ग्रुप है। तो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक उद्यम का अधिग्रहण कर लिया गया है या इनका विलय कर लिया, समामेलन कर लिया, तो ऐसे उद्यम और व्यक्तियों को संयोजन कहेंगे। संयोजन कब कहेंगे, उसके लिए रूल्स बना रखें। ये रूल्स अब शुरू हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन कहेंगे। हर कॉम्बिनेशन को हम ये कंपटीशन लॉ की लेंस से नहीं देखेंगे, केवल वही जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। तो मित्रों फिर से, ऐसे विलय, ऐसे अधिग्रहण, ऐसे समामेलन, ऐसे टेक ओवर। अच्छा, तो अगर कोई अधिग्रहण हुआ हो जहां अधिग्रहण के पक्ष अधिग्रहणकर्ता और उद्यम होने के नाते आपके कंट्रोल, आपके शेयर के राइट्स, मतदान के राइट्स, या संपत्ति, इनका अधिग्रहण किया गया है या संयुक्त रूप से अधिग्रहण किया गया है। और जो लिमिट्स हैं वो देखिए क्या है। भारत में 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की आपके एसेट्स हैं, परिसंपत्ति है, या आपका जो टर्नओवर है, कारोबार है, वो 3000 करोड़ से ऊपर का है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम जो मैट के रेजिम में हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्सेशन, ये मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस नहीं करेगा अगर उसको जितने भी उसके सेल्स हो रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा लगभग बिजनेस में प्रॉफिट मिलना चाहिए। मान लीजिए मेरी एक पेन बेचने की दुकान है, मैं एक पेन बेचता हूं 300 रुपए का, महीने में मैं 100 पेन बेच लेता हूं, मतलब मेरा महीने का टर्नओवर, जो मेरा कारोबार है, वो 30,000 रुपए का है। मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा अगर मुझे 10,000 रुपए प्रति महीना प्रॉफिट ना हो। 10,000 रुपए प्रॉफिट का मतलब क्या है, मेरे साथ जो कर्मचारी काम करते हैं, मैं जो बिजली का खर्चा है, मैं जो माल को ढुलाई करता हूं, अपने वेयरहाउस से लेके आता हूं, ये सब 20,000 रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 30,000 में से 20,000 गए, माल का खर्चा, ढुलाई का खर्चा,
रख रखाव का खर्चा, दुकान के जो भी टैक्स हैं, दुकान में अगर कोई कर्मचारी है तो उसकी सैलरी, दुकान का बिजली का पानी का खर्चा, ये सब मिला के 20,000 रुपये से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपये मेरी लाभ या प्रॉफिट होना चाहिए। आमतौर पे ये माना जाता है मैट के रेजिम में। तो मित्रों, इसलिए जो लिमिट्स आप देखेंगे यहाँ कॉम्बिनेशंस के लिए बनाई गई हैं, ये सब लिमिट्स इस तरह बनाई गई हैं कि यदि ये 1000 है तो ये 3000 होगा। आगे जाके आप देखेंगे और ज़्यादा यही चीज़ आप देखेंगे, 3 गुना जो कारोबार है वो प्रॉफिट से 3 गुना। या तो आप इस पोजीशन में आ जाएं तो आपको कॉम्बिनेशन माना जाएगा और आपको जो है आपको अगर आप अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सबके लिए आपको प्रायर परमिशन चाहिए होगी सीसीआई की, क्योंकि आप एक बहुत बड़े समूह बनते जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पैदा करें या ऐसा लाइकली हो जाए। भारत में या भारत के बाहर, मान लीजिए लक्ष्मी निवास मित्तल जी का बिजनेस है या टाटा ग्रुप का बिजनेस है, भारत के अंदर भी है और भारत के बाहर भी है। आपको जानकर खुशी होगी कि लंदन का सबसे बड़ा होटल टाटास का है। आपको जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि लंदन की जो सबसे बड़ी कार बनाने की कंपनी है वो टाटास की है, भारत के बिजनेसमैन की है। तो भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर भारत में कम से कम 500 करोड़ आपकी संपत्ति होनी चाहिए और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आपकी टोटल संपत्ति होनी चाहिए। भारत में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, भारत के बाहर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है, या आपका भारत में कम से कम 1500 करोड़, देखिए मैंने क्या कहा था, 3 गुना, 1500 करोड़ का बिजनेस है और टोटल बिजनेस आपका 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। यहां आपका संपत्ति 500 मिलियन है, यहां 1500 मिलियन का टर्नओवर है, यहां 500 करोड़ है, ये 1500 करोड़ हो गया। ठीक है मित्रों, फिर ऐसे समूह मतलब ग्रुप, और ग्रुप की परिभाषा वही है जो हमने इससे पूर्ववर्ती चैप्टर में ग्रुप की परिभाषा देखी थी, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रभुत्व के दुरुपयोग के कॉन्टेक्स्ट में। जो हमने ग्रुप की पोजीशन वहां देखी वही पोजीशन यहां है, जिसका उद्यम नियंत्रण, शेयर, संपत्ति या मतदान हासिल करके किया गया है, अधिग्रहण के संयुक्त रूप से या संयुक्त रूप से होगा, या तो भारत में 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है या 1200 करोड़ से ज्यादा का आपका बिजनेस है। मित्रों, तो देखिए, ये राजू टी स्टॉल ने श्याम टैक्सी वाले के बिजनेस को खरीद लिया, इस तरह के कॉम्बिनेशन से हम कंसर्न नहीं हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये तो जो है बहुत सख्ती हो गई और नो, कोई बहुत बड़े बिजनेस ने एक और बहुत बड़े बिजनेस को खरीद लिया, या किसी बहुत बड़े बिजनेस ने एक और बड़े बिजनेस में समामेलन कर लिया, या टेक ओवर हो गया, या विलय हो गया। इसीलिए मैं बार बार ये कोई छोटे अमाउंट नहीं है मित्रों, ये 1200 या 12,000 या 1,20,000 या 12 लाख रुपए की बात नहीं हो रही है, 1200 करोड़ की बात हो रही है, 4000 करोड़ की बात हो रही है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, 3000 करोड़ की बात हो रही है, 1000 करोड़ की बात हो रही है। मित्रों, थोड़ा सा फिगर्स को समझिए। भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर 2 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, मिलियन को 1000 से गुणा करिए तब 1 बिलियन बनेगा, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की आपके एसेट्स हैं, परिसंपत्ति हैं, इतने बड़े आप आदमी हैं या इतना बड़ा आपका बिजनेस है। भारत में कम से कम 1500 करोड़ आपके हैं,
या आपका टोटल जो बिजनेस का टर्नओवर है एक साल में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, और भारत में कम से कम आपका 4500 करोड़ शामिल है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। या ये सब या है, इसमें सब में या आएगा मित्रों। या आप इस कारणवश कॉम्बिनेशन की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ना, कोरोना के समय कहा गया था कि ज्यादा रिस्क में हैं अगर आप मोटे हैं, अगर आपको हार्ट डिजीज है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर ये, अगर वो, अगर ये, अगर वो, या है ना। वैसे ही यहां पे एक उद्यम पर एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रण प्राप्त करना, जब ऐसे व्यक्ति के पास पहले से ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है। एक ऐसे उद्यम पर जो सिमिलर या आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूटेबल वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पादन कर रहा है, वितरण कर रहा है, व्यापार कर रहा है। देखिए मैं समझाता हूं, और इसमें भी हर केस नहीं, जो ये बड़े केस हैं वही मैं समझाता हूं। एक कंपनी है, कंपनी ए। वो कंपनी ए कंघी बनाती है, और दूसरी कंपनी है वो भी कंघी बनाती है। ये कंपनी जो है, इसका 100 रुपए का डेली बिजनेस है, इस कंपनी का 10 रुपए का डेली बिजनेस है। दोनों कंघियां जो हैं कानपुर शहर में बनती हैं। तो ये कंपनी, ऐसा हो सकता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बी कंपनी के ऊपर पहले से ही कंट्रोल या नियंत्रण है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां आइडेंटिकल, एक जैसी वस्तुएं उत्पादित कर रही हैं। मित्रों, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। कंपनी सी है और कंपनी डी है। ये एक बना रही है कंघी और दूसरी बना रही है हेयर ब्रश। बालों को ब्रश करने के लिए होता है, महिलाएं अधिक इस्तेमाल करती है, बट अब तो मैंने देखा है पुरुष भी करते हैं। इस कंपनी के कंघियों का जो टर्नओवर है वो 10,000 रुपए है, और इसका 1,500 रुपए है। ये दोनों ही लखनऊ शहर में स्थित हैं। ऐसा हो सकता है कंपनी सी का कंपनी डी के ऊपर किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि ये सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। मित्रों, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ई है और एक कंपनी एफ है। ये दोनों प्रयागराज में स्थित हैं। यह इलाहाबाद का नया नाम है। प्रयागराज में स्थित हैं, और एक कंपनी चाय बनाती है और दूसरी कंपनी कॉफी बनाती है। नाउ इसका टर्नओवर 1,00,000 रुपए है और इसका टर्नओवर 20,000 रुपए है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स बना रहे हैं, कंपनी ई कंपनी एफ के ऊपर हावी हो सकती है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो सकता है। तो अगर हम इनमें से किसी केस में हैं तो हमें यह देखना होगा ये कंपनी जो है ये 100, 200, 10,000, 1,00,000, 1,500, 10 रुपए ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए।
या तो उसका भारत में 1000 करोड़ से अधिक का परिसंपत्ति है, या 3000 करोड़ से अधिक का उसका कारोबार है, या भारत से बाहर कम से कम 500 करोड़ भारत में और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की परिसंपत्ति की वो मालिक है कंपनी। कुल मिलाकर 1500 करोड़ का उसका बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, या 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस होना चाहिए पूरे विश्व में, या 500 करोड़ की वो मालिक होनी चाहिए भारत में और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कम से कम उसका मालिक होना चाहिए पूरे विश्व में। देखिए मित्रों, कितने करोड़ और कितने मिलियन की बात हो गई। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है ना, इतने मिलियन और इतने करोड़ की बात करके। अब जो या उसका समूह, या उसका जो समूह है, जो ग्रुप है, जैसे हमने अंबानी ग्रुप की बात की या अडानी ग्रुप की बात की, उसका समूह जिसके द्वारा नियंत्रण हासिल किया गया है या अधिग्रहण किया जा रहा है, संयुक्त रूप से उसकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए वो देखिए। भारत में 4000 करोड़ कम से कम, या कारोबार 12000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। 12000 करोड़ से अधिक का कारोबार और 4000 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्ति। फिर कुल मिलाकर भारत में और भारत के बाहर कितना बिजनेस होना चाहिए देखिए। भारत में कम से कम 500 करोड़ और भारत के बाहर उसकी संपत्ति कम से कम 2 बिलियन डॉलर से अधिक होनी चाहिए, या भारत में कम से कम 1500 करोड़ का कारोबार और 6 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक कारोबार। 6 बिलियन डॉलर का वैश्विक कारोबार और 6 बिलियन में से कम 1500 करोड़ भारतवर्ष में होने चाहिए, या संपत्ति होनी चाहिए उसकी 2 बिलियन डॉलर और कम से कम 500 करोड़ भारतवर्ष में होने चाहिए। और किस तरह से आ सकते हैं देखिए इसकी कैटेगरी में। कोई भी विलय, कोई भी मर्जर, विलय मतलब मर्जर, या कोई भी समामेलन यानी अमेलगमेशन, जिसमें विलय के बाद बचे शेष उद्यम या समामेलन के बाद बनाए गए उद्यम में 1000 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए भारत में, या भारत में 3000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए मित्रों। 1000 करोड़ की संपत्ति भारतवर्ष में अमेलगमेटेड कंपनी की या विलय के पश्चात बनी कंपनी की, या जो बिजनेस है उसका कारोबार है वार्षिक, एनुअल, ये एनुअल टर्नओवर है, ये 3000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए मित्रों। मैं आपको याद दिला दूं, कई राज्य सरकारों के बजट इतने बड़े नहीं होते हैं जितने हम यहां पे करोड़ों की बात कर रहे हैं। भारत में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनके बजट, वार्षिक बजट इतने नहीं होते। भारत या भारत के बाहर कुल मिलाकर भारत में कम से कम 500 करोड़ और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आपकी संपत्ति है, या भारत में कम से कम 1500 करोड़ और भारत के बाहर कुल मिलाकर 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आपका वार्षिक बिजनेस है, वार्षिक टर्नओवर है, इतने आपके टर्नओवर हो जाता है। या एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें विलय के बाद शेष उद्यम या समामेलन के परिणाम स्वरूप बनाए गए उद्यम विलय या समामेलन में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, 12000 करोड़ का कारोबार है और भारत या भारत के बाहर
5,000 करोड़ सहित 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है, या कारोबार 1500 करोड़ भारत में और 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक जो आपका कारोबार है। तो मित्रों, ये जो हमने यहाँ पे लिमिट्स की बात की, जो संयोजन के लिए, जो मर्जर के लिए, जो एक्विजिशन के लिए, जो अमेलगमेशन समामेलन की जो लिमिट्स की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सभी जो आपकी लिमिट्स हैं। अब जो बात करते हैं हम कंट्रोल की, तो ये कंट्रोल क्या होता है? एक या एक से अधिक उद्यम संयुक्त रूप से या एकल रूप से, इंडिविजुअली और जॉइंटली, किसी अन्य समूह पर कंट्रोल अपना स्थापित कर सकते हैं। एक या एक से अधिक समूह मतलब ग्रुप, यहां पे है उद्यम मतलब एंटरप्राइज, या तो संयुक्त या एकल रूप से दूसरे समूह या दूसरे उद्यम पर अपना एकाधिकार, कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब मित्रों, हमने बार बार बात की परिसंपत्ति की, एसेट की। ना परिसंपत्ति की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मित्रों? जो उसकी बुक वैल्यू है, जो उसकी बैलेंस शीट में लिखी है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। जो उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट में है, लेखा परीक्षित ऑडिट बुक्स में है, जो विलय के ठीक पहले वाले साल में, मान लीजिए विलय आज हो रहा है, तो हमारा वित्तीय वर्ष जो चल रहा है वो 23-24 है। तो जो हमारी 22-23 की ऑडिटेड बुक्स हैं, मतलब जो हमारी स्थिति 31 मार्च 23 को थी, उस लेखा परीक्षित अकाउंट्स को हम देखेंगे, किसी भी मूल्यह्रास को कम करेंगे, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन अंग्रेजी में, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो देख लीजिए मित्रों। ब्रांड की जो वैल्यू है, आईआईटी कानपुर बहुत बड़ा ब्रांड है, शेनहाइजर बहुत बड़ा ब्रांड है, कैनन बहुत बड़ा ब्रांड है, योकोहामा टायर बहुत बड़ा ब्रांड है। इस ब्रांड की जो वैल्यू है उसको सम्मिलित करेंगे। जो ख्याति है, गुडविल है, उसको सम्मिलित करेंगे। जो कॉपीराइट है उसको सम्मिलित करेंगे। जो पेटेंट है उसको सम्मिलित करेंगे। जो परमिटेड यूज है उसको सम्मिलित करेंगे। जो सामूहिक चिन्ह है उसको सम्मिलित करेंगे। जो पंजीकृत मालिक है उसको सम्मिलित करेंगे, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। जो ट्रेडमार्क है, व्यापार चिन्ह है, उसको सम्मिलित करेंगे। जो पंजीकृत उपयोगकर्ता है उसको सम्मिलित करेंगे, ये हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बाद। जो जीआई है, भौगोलिक संकेत है, उसको सम्मिलित करेंगे। होमोनिमस जीआई है उसको सम्मिलित करेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डिजाइन उसको सम्मिलित करेंगे, या कोई अन्य वाणिज्यिक अधिकार है उसको सम्मिलित करेंगे मित्रों। तो ये कुल मिलाकर 13 ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस शीट के अतिरिक्त हम इसको सम्मिलित करेंगे डिटरमिन करने के लिए कि आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है। मैं आपको फिर समझाता हूं। और ये सब चीजें, जो 13 चीजें हैं, ये कहां उल्लेखित हैं? धारा 3 सब धारा 5 में। मित्रों, आपको जो है टोटल जो वैल्यू निकालनी है, जो परिसंपत्ति की कुल वैल्यू है, वो कैसे निकलेगी? देखिए, जो आपकी बैलेंस शीट बता रही है वो, और बैलेंस शीट कब की देखेंगे? जो विलय या जो समामेलन हो रहा है जिस वर्ष में, उसके इमीडिएटली पूर्ववर्ती वर्ष की,
लेखा परीक्षित ऑडिटेड बैलेंस शीट देखेंगे, उस वर्ष में हुए डेप्रिसिएशन, हर चीज का डेप्रिसिएशन होता है। मैं ये जो माइक यूज कर रहा हूं ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, इसकी उम्र अगर 10 साल है तो इसका हर वर्ष 10% डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होगा। मैं अगर मेरे दफ्तर में किताबें रखी हैं तो उनका हर वर्ष 60% इनकम टैक्स कानून के तहत डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास होगा। उसको हम कम करेंगे और ये 13 चीजें जिनका उल्लेख यहां किया हुआ है उनको हम ऐड करेंगे। ब्रांड की वैल्यू मैंने कहा वो होगी, ख्याति जो होगी वो होगी, ख्याति आपको पता है बिजनेस का जो रेपुटेशन है, गुडविल है। कॉपीराइट, अगर आपके पास कुछ कॉपीराइट्स हैं बिजनेस के तो वो जरूर इसमें आएंगे। पेटेंट अगर आपके पास है, कोई नवाचार आपने किया है, इन्वेंशन जो आपने किया है, आपके पास कोई फ्रेंचाइजी राइट्स हैं, कोई परमिटेड यूज का अधिकार है, वो आपको इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो परमिटेड यूज का अधिकार आपको फ्री में तो मिला नहीं है, आपने कुछ कार्य किया होगा या कुछ पैसे दिए होंगे। आपके पास कोई कलेक्टिव मार्क होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए ISI मार्क, आपकी गुणवत्ता अच्छी है तो आपको ISI मार्क मिला है तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप किसी चिन्ह के पंजीकृत मालिक हैं, उसको आप ऐड करेंगे। आपके पास कोई पंजीकृत ट्रेडमार्क है, मान लीजिए मैं कैनन नाम के ट्रेडमार्क का मालिक हूं तो कैनन ट्रेडमार्क की जो बाजार में वैल्यू है वो ऐड होगी। आप कहेंगे सर ब्रांड वैल्यू, ख्याति, ट्रेडमार्क ये सब एक ही नहीं है। नहीं मित्रों, एक ही नहीं है, मिलते जुलते हैं। बट ट्रेडमार्क का मतलब है कि आपने जो मेहनत की है इतने वर्षों, उसको जो है उसकी वैल्यू। ब्रांड की मतलब जो आपका ब्रांड है या लोगो है उसकी वैल्यू, और जो गुडविल है वो लोग आपको जो अच्छा मानते हैं उसकी वैल्यू। मिलते जुलते कंसेप्ट बट नॉट द सेम कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट नहीं है, एक ही अवधारणा नहीं है। मित्रों, फिर आप अगर किसी चिन्ह के पंजीकृत उपयोगकर्ता है, रजिस्टर्ड यूजर हैं, मान लीजिए कुल्लू शॉल एक GI है और आप उसके पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, तो कुल्लू शॉल नाम यूज करेंगे तो आपका बिजनेस तो ऑब्वियसली अच्छा चलेगा, क्योंकि कुल्लू शॉल एक GI है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई GI है तो उसकी वैल्यू है। अगर कोई होमोनिमस GI है, होमोनिमस का मतलब है नाम वही है और GI अलग अलग है। जैसे रूहा नाम की एक रेड वाइन है, ये अर्जेंटीना में भी है और ये स्पेन में भी है, तो ये दोनों होमोनिमस GI हो गए। हमारे भारतवर्ष में कितनी सारी जगहें हैं जिनका नाम रामपुर है। हमारे भारतवर्ष में कितने सारे जिले हैं जिनका नाम रायगढ़ है। महाराष्ट्र में रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, बिलासपुर में रायगढ़, अपने हिमाचल प्रदेश में रायगढ़ है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला है। तो रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में है, रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में है। रामपुर नाम के कितने सारे शहर हैं। तो इसी तरह का कंसेप्ट होमोनिमस GI का है। मित्रों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डिजाइन, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन में या ट्रांजिस्टर चिप में या कंप्यूटर के चिप में या वॉशिंग मशीन के चिप में या टोस्टर के चिप में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं आपने बनाए हैं अगर आपकी कंपनी ने, तो उसका आपका एक वैल्यू होगी, इकोनॉमिक वैल्यू, या और कोई अन्य कमर्शियल अधिकार जो आपने पाए हुए हैं। तो ये जो है मित्रों, ये 13 चीज़ें ऐड होंगी और हमने अब आपके जो टोटल एसेट्स हैं, जो जितने करोड़ और जितने हजार करोड़ की बात हो रही थी, उसके निर्धारण में हमको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। मित्रों अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल विलय की। देखिए, हमने कहा था कि ये जो टीचिंग का मेथड यहाँ थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। यदि ये सारी स्लाइड इतने करोड़ों से भरी होंगी तो आपका शायद इंटरेस्ट इतना ना होगा, तो हमने कहा आपको हम दूसरे तरीके से शॉर्ट में बताएंगे।
मित्रों, जो आपने पूर्व में जो हॉरिजॉन्टल आपने पढ़ा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में, और आपने पढ़ा है ये प्रतिस्पर्धा विरोधी यानी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये लगभग वही कंसेप्ट है मित्रों। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? एक ऐसा विलय, एक ऐसा करार जिसके माध्यम से विलय बना जहां पे कंपनियां बाजार के एक ही स्तर पर हैं। एक कंपनी है, वो टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चर करती है भारतवर्ष में, और दूसरी कंपनी है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश का उत्पादन करती है, मान लीजिए नेपाल में। ये दोनों कंपनियां अगर आके विलय कर लेती हैं तो ये एक समकक्ष, एक क्षैतिज विलय हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ये एक ही लेवल पे विलय हो रहा है मित्रों। एक वर्टिकल विलय, एक कंपनी एयर कंडीशनर बना रही है और दूसरी कंपनी एयर कंडीशनर की सर्विसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मार्केट में। इन दोनों का विलय हो गया तो ये वर्टिकल विलय है मित्रों। ये समकक्ष नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये वर्टिकल है। एक और एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है और एक कंपनी है ये वॉलमार्ट जो है, ये एक बहुत बड़ी जो रिटेल की कंपनी है, और ये कई जगहों पे तो एक्चुअली होलसेल का भी काम करते हैं। इतने बड़े हैं ये साइज में। पर ये जो एक कंपनी है, ये केवल रिटेल का काम करती है। छोटी सी इनकी जो है हर मोहल्ले में छोटी छोटी सी दुकानें हैं। तो अगर इस कंपनी का इस कंपनी के साथ विलय हो जाता है तो ये एक वर्टिकल विलय है मित्रों। एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है मित्रों, और दूसरी कंपनी मित्रों मोबाइल फोन के कवर बनाती है मित्रों। एक कंपनी प्रेशर कुकर बनाती है मित्रों, और दूसरी कंपनी प्रेशर कुकर के गैस्केट बनाती है। एक कंपनी क्रेटा कार बनाती है और दूसरी कंपनी क्रेटा कार में उपयोग होने वाली हेडलाइट बनाती है। आप में से किसी के पास अगर क्रेटा कार हो या ह्युंडई की या किया की कोई भी कार हो, जरा देखिएगा कि उनके जो जैक होते हैं जिससे गाड़ी को उठाया जाता है, ह्युंडई कंपनी में प्रयोग किए जाने वाले, चाहे इयॉन है चाहे क्रेटा है वो, और किया कंपनी में प्रयोग किए जाने वाले सारे मॉडल्स की जो जैक हैं वो चेन्नई में स्थित एक ही कंपनी बनाती है। कल को अगर ह्युंडई ने वो जैक बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया तो वो एक वर्टिकल विलय का एग्जाम्पल होगा मित्रों। आशा करते हैं यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हमें कॉन्ग्लोमरेट विलय की बात करने वाले हैं। अब आपका विलय एक ऐसे में हुआ है जो एक बहुत बड़ा कुनबा है। आपने आईटीसी के बारे में सुना है मित्रों?
आईटीसी, पहले इस कंपनी का नाम होता था इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके इंडिया टोबैको कंपनी कर दिया जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अब फिर टोबैको एक गंदा या गलत शब्द बन गया, क्योंकि अब सिगरेट पीने को, तंबाकू खाने को अच्छा नहीं माना जाता, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, तो कंपनी ने अपना नाम ही परिवर्तित करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया। मित्रों, अब ये आईटीसी लिमिटेड जो है, इसका सब तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। ये नूडल्स भी बनाते हैं, ये बिस्किट भी बनाते हैं, ये सिगरेट भी बनाते हैं, ये ब्रेड भी बनाते हैं, ये जैम भी बनाते हैं, ये नहाने का साबुन भी बनाते हैं, ये रेडी टू ईट फूड भी बनाते हैं, मतलब दाल, पनीर, इस तरह की चीजें भी बनाते हैं। इनका ब्रांड है किचन्स ऑफ इंडिया। और भिन्न भिन्न तरह की सिगरेट बनाते हैं, गोल्ड फ्लेक, मालबोरो नहीं बनाते हैं, बट एक और है जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं बनाते हैं। अब आईटीसी क्या है? एक कॉन्ग्लोमरेट है। मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है मैगी, ये एफएमसीजी के क्षेत्र में है, ये सॉस बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। अब मैगी कंपनी को ये नेस्ले का ब्रांड है। मान लीजिए ये नेस्ले का ब्रांड नहीं है, ये एक अलग कंपनी, क्योंकि नेस्ले भी कॉन्ग्लोमरेट है। जैसे आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट है, वैसे ही नेस्ले भी कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। मान लीजिए मैगी का नेस्ले से कोई लेना देना नहीं है और मैगी जाके विलय कर लेती है आईटीसी में, तो ये एक कॉन्ग्लोमरेट का विलय हो जाता है। अच्छा मित्रों, कभी कभी एक ऐसा हो जाता है, एक कॉन्ग्लोमरेट दूसरे कॉन्ग्लोमरेट में भी विलय हो जाता है, तो ये और भी ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये भी बड़े साइज का है और ये भी बड़े साइज का है। तो मान लीजिए मैगी जो नेस्ले का पार्ट है, वो पूरा का पूरा नेस्ले इधर विलय हो जाता है, या पूरा का पूरा आईटीसी इधर विलय हो जाता है, ठीक है मित्रों। ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट विलय। मित्रों, अब एक्विजिशन यानी अधिग्रहण। मित्रों, अधिग्रहण में और टेक ओवर में, जो इसके बाद है, कुछ अंतर है। अधिग्रहण जो है वो किया जाता है आमतौर पे एक बड़ी कंपनी द्वारा या एक बड़े ग्रुप की कंपनी द्वारा एक छोटी कंपनी का। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ है, मान लीजिए वो एक होटल कंपनी है, आईटीसी होटल भी चलाता है वेलकम ग्रुप के नाम से। उसने एक छोटी कंपनी जिसके 5 करोड़ के टर्नओवर हैं, उसको अक्वायर कर लिया। देखिए गैप कितना है, 5,000 और 5 में, ये एक्विजिशन हो जाता है। एक बहुत साइज में जो बड़ा है, उसने एक साइज में छोटे को अक्वायर कर लिया। मित्रों, अमेलगमेशन, हम उसमें समा गए, हमारी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। यहां पे हो सकता है आप फिर भी अपनी आइडेंटिटी बचा लें। एक होटल है, एक होटल है, इनको एक होटल है, ये देश के विभिन्न शहरों में है। प्रेसिडेंट बंबई में है, ये भोपाल में है, ये शायद कलकत्ता में है। ये होटल साइज में छोटे हैं, स्टैंड अलोन, एक अलग पृथक रूप से चलने वाले होटल थे तीनों। अब इनको सबको बड़ी होटल कंपनी ताज, आईटीसी ने अक्वायर कर लिया, बट इनका नाम वही रखा है, आईटीसी नूरुस्सबा, ताज प्रेसिडेंट, ताज गेटवे। यहां पे मित्रों आपने अपनी पहचान ही खो दी।
इसीलिए इसका नाम ही है समामेलन। आप समा गए मित्रों। मित्रों, गोमती नदी गंगा जी में समा जाती है। वैसे ही अगर आपके होटल का नाम प्रेसिडेंट था और अब बस उसका नाम ताज हो गया या ताज रॉयल हो गया, तो अमेलगमेशन का एग्जाम्पल है मित्रों। आपकी आइडेंटिटी खत्म। इतना ही अंतर है इन दोनों में, एक्विजिशन और अमेलगमेशन में। मित्रों टेक ओवर, ये काफी कुछ कंसेप्ट जो है एक्विजिशन से सिमिलर है, बट टेक ओवर में मात्र फर्क इसका पड़ जाता है कि ये कभी कभी इनवॉलेंटरी हो सकता है। मान लीजिए कोई होटल है, वो ऋण में चले जाता है, तो अक्सर जिसका ऋण होता है, जिसने पैसे उधार दिए होते हैं होटल को, वो होटल को टेक ओवर कर लेता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ी कंपनी का भी अगर टेक ओवर हो गया किसी और बड़ी कंपनी ने, तो वो उसने अगर सारी जो लिमिट्स हमने पढ़ी सेक्शन 5 में, मॉनेटरी लिमिट्स, उनको अगर अचीव कर लिया तो फिर वो इसके अंतर्गत हमें देखना पड़ेगा। मित्रों ये दंड के प्रावधान है, चैप्टर 6 में इसका प्रावधान है। मैं ज़्यादा उसमें यहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, समय अभाव भी है थोड़ा, और ये पीनल प्रोविजंस हैं, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मित्रों ये कुछ जो हमने कुछ यहाँ पे वाद के डिस्कशन करना था, ये वाद के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। एतिहाद एयरवेज और जेट एयरवेज, जेट एयरवेज भारतवर्ष में उड़ान भरा करता था। एतिहाद एयरवेज में इसका रिवर्स मर्जर का संयोजन कॉम्बिनेशन हुआ और सीसीआई ने इसमें आदेश देकर इसको ऑन होल्ड डाल दिया। तत्पश्चात जेट एयरवेज बंद ही हो गई। सन फार्मा और रैनबैक्सी वाला जो समायोजन था, जो संयोजन था, इसको जो है सीसीआई ने कुछ शर्तों के साथ इसको ओके कर दिया। और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का जो संयोजन था, इस पे भी सशर्त कंडीशनल मंजूरी दी गई है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ये केसेस अवश्य पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। समयाभाव के कारण हम आपसे इसको डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं, पर इनको अपने आप अवश्य देखिएगा। मित्रों जो प्रतिस्पर्धा व्यवस्था है, उसके तहत हर तरह के संयोजन, हर तरह के कॉम्बिनेशन को हम खराब यानी कि बैड नहीं मान सकते, अवांछनीय, अनडिजायरेबल नहीं कह सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार बाजार में कंसोलिडेशन या कॉम्बिनेशन बाजार के लिए अच्छा होता है, बाजार को और अधिक परिपक्व बनाता है। अगर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं और सबको सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगी तो उससे ग्राहकों का शायद इतना बड़ा नुकसान ना हो बनिस्बत इसके कि वो प्लेयर कंप्लीटली मार्केट से चला जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मित्रों। एयर डेक्कन और किंगफिशर एयरलाइंस का विलय हो गया। अब इस विलय के पश्चात मार्केट में जितनी एयरलाइन कंपनीज थीं, वे तो एक कंपनी कम हो गई। तो आप कहेंगे सर प्लेयर कम हो गए तो मार्केट में कंपटीशन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मित्रों क्या वो अप्रिशिएबल था? क्योंकि अगर एयर डेक्कन के पास 100 प्लेन थे और किंगफिशर के पास 200 प्लेन थे, तो मार्केट में तो 300 प्लेन रहे ना। और यदि एयर डेक्कन कंप्लीटली बंद हो जाती तो मार्केट में 200 ही प्लेन रह जाते 300 के मुकाबले। ये ज्यादा खराब होता कि ये ज्यादा खराब है? क्या 300 प्लेन खराब है या 200 प्लेन खराब है? हाँ, माना कि कंपनियां 7 से 6 हो गई, पर ऐसा विलय जब तक एक बहुत गहरा प्रतिकूल प्रभाव, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन नहीं छोड़ता, तो ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे विलय, ऐसे अधिग्रहण, ऐसे टेकओवर को हम बुरा नहीं मानते, अवांछनीय नहीं मानते। मित्रों संयोजनों को विनियमित करने की आवश्यकता हो सकती है,
रेगुलेट करने की आवश्यकता हो सकती है जब ये महसूस होने लगे कि इस तरह के संयोजन के निर्माण से बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी या प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने की संभावना है, और कैसी सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव यानी कि अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ने वाला है या पड़ने की संभावना है। मित्रों, इस उद्देश्य के लिए, संयोजनों के लिए हमने जो है ये मौद्रिक सीमाएं बनाई, जो हमने पूरा विस्तार से आपसे सेक्शन 5 की परिचर्चा की। ये प्रतिस्पर्धा कानून ने स्वयं निर्धारित की है। जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी विधान परिषद है, जिनको जो विधि का निर्माण करना है, उन्होंने ये लिमिट्स अपने विजडम में डिसाइड की हैं। मित्रों, मेरा ये कहना है कि क्योंकि हर मार्केट में, भारत ही नहीं सभी जगह इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तो ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति हैं, उसके कारण इन लिमिट्स को प्रासंगिक बने रहने के लिए हम इन मौद्रिक सीमाओं को नियमित रूप से ऊपर की तरफ हमें रिवाइज करने की, संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आज 4000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगता हो। मित्रों, क्या 20 साल बाद भी 4000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा? आपको हम बता दें, आज से 50 साल पहले आईएएस अधिकारियों की तनख्वाह 400 रुपए होती थी जब वो नौकरी में आते थे, और आज मित्रों 20,000 रुपए जो दैनिक वेतन भोगी हैं, 25,000 रुपए दैनिक वेतन भोगी की समस्या की जो तनख्वाह है। ये मुद्रास्फीति के कारण होता है। इसलिए हमें जो है, जिस तरह से हम ट्रैफिक रेड लाइट के फाइन को बढ़ाते रहते हैं, शायद इन लिमिट्स को भी नियमित रूप से रेगुलरली ऊपर की तरफ संशोधित करने की आवश्यकता है। मित्रों, हर प्रकार का विलय, अधिग्रहण, समामेलन या टेक ओवर जो भी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन को जन्म देता है, दे सकता है, इस पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा बाजार विकृत हो सकता है। बाजार में जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, ये तो हो गई हमारी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस की परिचर्चा। हम आपके पास जल्द एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आएंगे। आशा करते हैं आपको आज का ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। देखते रहिए स्वयं प्रभा, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।